हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर जुड़ा हूं आपके साथ आपकी अंतिम तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। सीजीएल टारगेट कर रहे हैं हम लोग 2024 का। आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फाइनल टच देने के लिए, लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए जुड़ा हूं आपके साथ। लाता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, करता हूं उनके ऊपर डिस्कशन और साथ में मॉक टेस्ट। तो ऑब्वियसली 2 प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग करते हैं और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट, और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने एक मॉक टेस्ट पे। तो ऑब्वियसली 2 प्रीवियस ईयर पेपर आपसे डिस्कशन हो चुके हैं। आज नंबर है फिर से एक मॉक टेस्ट का। रेडी हो जाइए। क्वेश्चंस ऑब्वियसली सीजीएल लेवल के आएंगे, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस, और लेकर के आया हूं आपके लिए कलेक्शन करके। करेंगे हम लोग इनके ऊपर डिस्कशन। कोई ट्रिक अच्छी सी मिलेगी तो उसको सीखेंगे, वोकैब याद रखने के टेक्निक सीखेंगे, साथ ही साथ टॉपिक देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सेगमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आंसर सॉल्व करेंगे, टाइम बचाएंगे अपना, लॉजिक्स देखेंगे, जो भी हिंट्स मिल सकती हैं वो, एलिमिनेशन देखेंगे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, और कॉन्फिडेंटली टिक करेंगे अपना आंसर। तो आई एम श्योर प्रिपेयर होंगे आप सभी मॉक टेस्ट में मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए। अब याद रखिएगा, सीजीएल टारगेट कर रहा हूं और पूरी तरह से सारे सेगमेंट्स ऐसे ही आपके लिए प्रिपेयर किए हम लोगों ने जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करें। अब ऑब्वियसली क्वेश्चंस पेपर तो आपको यहां मिल रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस पेपर को करने के लिए अगर आपके टॉपिक्स तैयार नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप इंग्लिश के टॉपिक्स भी तैयार करना चाहते हैं तो हमारे पास उसका सोल्यूशन भी है आपके लिए। और ऑब्वियसली लेके आया हूं मॉक टेस्ट, थर्ड वाला। 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किए हैं और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है कि सर जो आप क्वेश्चंस ला रहे हो अच्छे लेवल के हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मतलब एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना कि नहीं मुझे तो सब आ गया, मतलब मैं तो कुछ भी आ जाए एग्जाम में निपटा ही दूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए बेटा। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने वाला पार्ट है। हाँ, कुछ नए रूल्स, कुछ ऐसी नए टॉपिक्स आपको नहीं अब पढ़ने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बट यस, वोकैबुलरी का पार्ट, चाहे वो स्पेलिंग के क्वेश्चंस हों, चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस हों, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस हों, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हों, या होमोफोन्स के क्वेश्चंस हों, ये ज़रूर आपको नए नए मिल सकते हैं और मिलने चाहिए। क्योंकि वोकैब एक ऐसी चीज़ है ना जिसके कोई लिमिट नहीं है, और आप कितना भी पढ़ लो कभी आप श्योर नहीं हो सकते कि नहीं जो पढ़ लिया उसी में से एग्जाम में आ जाएगा। बट हु नोज, हो सकता है। कोई बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा कि जो चीजें हम लोग यहां इस सेगमेंट में इस प्लेटफॉर्म पे कर लें, एग्जाम में आपको वही चीजें दिखाई पड़ जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कम से कम क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तरीका क्या होना चाहिए, प्लानिंग या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो आप सीख ही लोगे यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बस ये ऑब्वियसली बताता चलूँ आपको कि अगर आप टॉपिक्स भी तैयार करना चाह रहे हो तो इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आपके लिए अवेलेबल है जस्ट 499 में, और ये आता है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और डिटेल में, जितना डिटेल में आप चीज़ें सीख सकते हो, सारे के सारे टॉपिक्स जो एसएससी टारगेट करता है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब इसमें कवर्ड हैं, ठीक है ना। बट अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन है और आप टारगेट करना चाह रहे हो केवल प्रैक्टिस सेशन को, मॉक पेपर्स लगाना चाह रहे हैं, क्विक रिवीजन चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स का, तो आपके पास ये बैच भी अवेलेबल है जस्ट 199 में। एंड दिस वन इज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना। ये टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं। डिटेल में अगर चीज़ें सीखना है, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं किसी भी टॉपिक या रूल से रिलेटेड, तो फाउंडेशन बैच। प्रैक्टिस मोड पे चीज़ों को सीखना है तो टारगेट बैच। दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है ना। मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हम लोग फुलफिल करते हैं अपने लेवल पे। चलिए, टारगेट बैच अवेलेबल ऑब्वियसली है, तो आप अगर सिर्फ इंग्लिश नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कंबाइंड पैकेज चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए 799 में, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। ये भी है। टीम आप जानते ही हैं, वेल नोन टीम आपके लिए तैयार है हर पॉसिबल वे में आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेगमेंट अब अपना शुरू कर लेते हैं, और याद रखना वैसे ही करेंगे जैसे एग्जाम में चीज़ों को टारगेट करना है। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन उसको टारगेट करेंगे आप। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रॉपरली क्वेश्चन में कहा क्या गया है, और उसका आंसर आप करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करिए, फटाफट बताइए जल्दी से। जो भी आपको लगता है
पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, ये पूछा गया है, 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, चूज द वन, सब्सटीट्यूट द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड को जो सब्सटीट्यूट कर रहा है, मतलब व्हेन समथिंग मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई चीज जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन आप देखो तो लीनियल, 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 ये सब में दिया हुआ है ना। अब क्वाड्री ये वर्ड आता है 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसी कोई भी चीज जो 4 साइड्स को टारगेट करते हुए, जैसे ऐसे अगर मूव कर रही है तो वो क्वाड्रिलिनियल हो जाती है, 4 साइड्स को। ऑक्टा ऑब्वियसली 8 साइड को। रेक्टिलियन ये होता है सिंगल लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। एंड ट्रेपिलिनियल, ट्रेपिलिनियल क्या होता है, ये ट्राई को या फिर वेव करती हुई लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर स्ट्रेट लाइन वाला हमसे पूछा गया है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए, आई एम श्योर ये एक ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो शायद जनरली आपसे डिस्कशन नहीं हो पाया होगा, तो कुछ नई चीजें ऑब्वियसली हैं सीखने के लिए अभी, ठीक है ना, टारगेट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या पूछा गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और पैसेज आर नंबर्ड 1 and 6, मतलब पहला और लास्ट दिया हुआ है, देन PQRS आपको जंबल अप करके दिए हैं, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब रीअरेंजमेंट का पोर्शन है तो टेक्निक फिर से वही याद रखना, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पहला सेंटेंस पढ़ो, मरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ओशन। ओशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को मरीन बायोलॉजी कहा जाता है। एट अ फंडामेंटल लेवल मरीन लाइफ हेल्प्स डिटरमाइन द वेरी नेचर ऑफ आवर प्लैनेट। प्लैनेट का नेचर डिफाइन करने में हेल्प होती है इससे। मरीन लाइफ इज अ वास्ट रिसोर्स, बहुत वास्ट रिसोर्स है। शोर लाइंस, मतलब समुद्र का जो किनारा होता है ना उसको शोर बोलते हैं, और वहाँ पर आर ऑल्सो शेप्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मरीन लाइफ। मरीन लाइफ जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है शोर लाइन को हमारी। अच्छा, मरीन ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ये सिग्निफिकेंटली, मतलब इंपॉर्टेंटली, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है ना, प्रदान करना कुछ। अच्छा, मरीन बायोलॉजी कवर्स अ ग्रेट डील फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द ह्यूज व्हेल्स। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बहुत बहुत बड़ी विशाल व्हेल्स तक में, मतलब इनकी रेंज बहुत है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। अब रीअरेंज करना है, फटाफट अपना आंसर बताइए, ट्राई करिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सही आंसर, गेस करिएगा, बताइए। मरीन बायोलॉजी से स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली पी वाले में एट द फंडामेंटल लेवल में हेल्प्स डिटरमाइन द वेरी नेचर ऑफ आवर प्लैनेट, मरीन लाइफ। अब देखो शुरुआत अगर आप देखो तो QSPR चारों ऑप्शन से हो सकती है, तो यहाँ से हेल्प ये वाली मिल ही नहीं पाएगी कि शुरुआत हम कहाँ से करें, क्योंकि सब में ऑप्शन वैसे दिए। आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेयरिंग करनी पड़ेगी, और जैसे ही आपको कोई इंपॉर्टेंट पेयर फिक्स होता हुआ मिल गया ना, ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। गेस करिए फटाफट, अब कौन सा पेयर आप रिलेट कर सकते हो। Shorelines are also shaped and protected. हाँ, डिटरमाइन देखो, अब देखो यहाँ बोल रहे हैं एट द फंडामेंटल लेवल। फंडामेंटल लेवल पे मरीन लाइफ हेल्प करती है डिटरमाइन करने में द वेरी नेचर ऑफ आवर प्लैनेट, प्लैनेट का नेचर डिफाइन करने में, और उसी हेल्प में आता है ये वाला। शोर लाइन्स आर ऑल्सो शेप्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मरीन लाइफ। तो एक पेयर जो हमें मिल सकता है वो मिल रहा है पी के साथ आर का, पी और आर। ओके, एक मिनट, डिटरमाइन द वेरी नेचर ऑफ आवर प्लैनेट, ये यहां से भी रिलेट हो सकता है। ऑक्सीजन साइकिल को भी, पी और आर तो कहीं दिया ही नहीं है एक्चुअली, तो पी के साथ जो एक और चीज रिलेट हो सकती है फंडामेंटल लेवल पे, डिटरमाइन करती है नेचर हमारे प्लैनेट का, और उसके लिए, हाँ उसके लिए आई थिंक ये आना चाहिए, कंट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन साइकिल में। पी के साथ एक पेयर एस का मिल सकता है। PS देखो यहाँ पर दिया हुआ है, PS यहाँ भी है और PS यहाँ भी है, ठीक है ना, ये चीजें तो यहाँ पर दी हुई हैं। अच्छा, S से तो शुरुआत नहीं कर सकते, कॉन्ट्री ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ S वाला, हाँ ठीक है, चलिए चलिए फटाफट। वास्ट रिसोर्स है Q वाला, वास्ट रिसोर्स है इज नहीं, यहाँ पे नहीं। मरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ओशन, फिर S से SP,
पी के बाद क्यू नहीं, पी के बाद क्यू वाला तो कॉम्बिनेशन तो नहीं आएगा। पी के बाद एस वाला कॉम्बिनेशन है, और एस के बाद कौन सा आ सकता है कंट्रीब्यूट? एस के बाद ऑल्सो, ये एक तो देखो यहाँ पे बोला गया है ना पी में कि ये हेल्प करती है ये प्लेनेट का नेचर डिसाइड करने में, और उसके लिए क्या क्या कर सकती है, एक तो ऑक्सीजन साइकिल में हेल्प करती है, दूसरा ऑल्सो ये और शेप करती है, यानी पी के बाद एस और एस के बाद आर। अब ये पेयर देख लो कहाँ दिया हुआ है, पी एस आर आपको यहाँ भी मिलेगा और पी एस आर यहाँ भी आपको मिल जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस आप देख लो तो एक में क्यू स्टार्टिंग में है, एक में क्यू एंड में है, बस क्यू को डिसाइड कर लो। मरीन लाइफ इज अ वास्ट रिसोर्स, हाँ ये वास्ट रिसोर्स है, ये आना चाहिए एट द फंडामेंटल लेवल। नहीं, इज अ वास्ट रिसोर्स, यहाँ भी मरीन लाइफ को ना इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं, तो आई थिंक शुरुआत जो होनी चाहिए वो क्यू से ही होनी चाहिए। क्यू पी एस आर वाला ऑप्शन ही हमारा यहाँ सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मरीन लाइफ को इंट्रोड्यूस ही किया जा रहा है क्यू वाले पार्ट में। ये अगर आप देखो ध्यान से तो इंट्रोडक्शन इसका दे रहे हैं। ठीक है, QPSR, यस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली टाइम ले लेगा ये आपका एग्जाम में भी, अगर आपने ऐसे चीज़ों को समझा नहीं है, टाइम अपना बर्बाद कर दिया तो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच, अच्छा कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन, अच्छा फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस। अब देखो जल्दीबाजी में अगर आपने इसको किया ना तो आप आंसर गलत टिक करके चले आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ध्यान से समझना। प्रेशर की बात कर रहे हैं लेकिन प्रेशर ऑफ गैसेस है। जैसे ही बच्चे प्रेशर देखते हैं ना, प्रेशर को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट, तुरंत टिक करके चले आते हैं बैरोमीटर, गलत हो जाएगा। ये प्रेशर तो है लेकिन कौन सा, एटमॉस्फेयर का, ना कि गैसेस का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए आता है बैरोमीटर, हाँ याद रखना। एनीमोमीटर ये विंड की स्पीड वगैरह को नापने के लिए होता है, विंड की स्पीड के लिए। माइक्रोमीटर डिस्टेंस वगैरह, छोटी छोटी डिस्टेंसेस को नापने के लिए, छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस, गैप वगैरह देखने के लिए, छोटे छोटे गैप होते हैं ना, उन सबको मेजर करने के लिए। मैनोमीटर होगा सही आंसर। मैनोमीटर होता है प्रेशर ऑफ गैसेस को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, याद रखना। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको रिप्लेस करना है। रमेश कुक्ड अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, और षड्यंत्र को कुक नहीं किया जाता, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचना, यहाँ पे षड्यंत्र की रचना करना, गढ़ना, उसके सेंस में आ रहा है। तो रचने के लिए जो सेंस आना चाहिए, देखो कल्टीवेट मतलब होता है उपजाना, उपज किसी चीज की। हैच का मतलब होता है बुनना, और फैब्रिकेट मतलब भी होता है बनाना, निर्माण करना। कुक वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। और कॉन्स्पिरेसी को ना बुना नहीं जाता, बनाना या बुनना ये होता है फैब्रिकेट का मतलब, कपड़े वगैरह के लिए आता है, ये नहीं होगा। सही आंसर होगा कॉन्स्पिरेसी को हैच किया जाता है। हैच का मतलब है यहाँ पे प्लान करना, प्लान और कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना। कल्टिवेटेड भी नहीं होगा, तो सेकेंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 5 की बात करते हैं। वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में बताइए फटाफट जल्दी से क्या होना चाहिए सही आंसर। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है ये, और पैसिव वॉइस में दिया है डू नॉट डिस्टर्ब मी, और ये सेंटेंस ना इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में जब ऑर्डर वाला सेंटेंस आता है तो इसको बनाया जाता है लेट से, जब आप उसको पैसिव में चेंज करते हैं। और लेट वाला सेंटेंस देखो सभी में दिया हुआ है, बस डिफरेंस देखना। लेट मी, लेट मी, लेट मी सही है, लेट के बाद आई नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है। 4 ऑप्शन खत्म।
लेट मी 3 ऑप्शंस बचे। अच्छा, पैसिव बना रहे हैं तो बी आना चाहिए और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और आई एम श्योर यहाँ देख लो अगर आप, तो कहीं पर बी नहीं है इसमें, तो बी नहीं है इसका मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। लेट मी बी डिस्टर्ब्ड नॉट, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, नॉट का इस्तेमाल बी के पहले यूज होता है, बाद में नहीं आता, नॉट एंड में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर थर्ड। फटाफट करते हैं जो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस में हैव एरर, एक एरर का पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पर। अगर कोई एरर आपको लग रही है तो आप डिसाइड कर सकते हो। टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं आजकल लोग उनके बारे में इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, अनअवेयर, उनके बारे में जानते नहीं है, ठीक है ना। अब पीपल वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड। आई एम श्योर सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। पीपल के साथ इज दिया है जो कि गलत है, पीपल के साथ इज नहीं आता बल्कि आर का इस्तेमाल होता है। पीपल आर इग्नोरेंट होगा, यानी ए वाला पार्ट होगा ये, ए वाला, ए बी सी डी ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है? फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। मतलब ये क्वेश्चन है सिनोनिम का, बहुत आसानी से डिसाइड करना और ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। मैंने बोला था ये पहले भी कि जब सिनोनिम पूछते हैं तो एक ऑप्शन उसमें एंटोनिम का 100% होता है बेटा, ध्यान रखना ये चीज़ें। अनइंटेलिजिबल, इलिजिबल, अनएक्सप्लिकेबल एंड इनएक्सप्रेसिबल, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस बहुत कमाल के हैं। अब वर्ड दिया हुआ है इनएफेबल, और ये जानते हैं इनएफेबल वर्ड इतना बेहतरीन है, इसका मतलब क्या होता है? देखो आपको ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी। इनएफेबल का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन कि जब कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी दिखे, बहुत सुंदर हो, इतनी अच्छी हो, इतनी कमाल की हो कि आप उसे शब्दों में बयान ना कर सके, मतलब वर्णन उसका ना कर सके। तो इनएफेबल का मतलब होता है जिसको आप वर्णित नहीं कर सकते, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, है ना। इतनी अच्छी है कि आप उसका मतलब आपके पास शब्द नहीं है उसको सही तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, उस सिचुएशन को बोलते हैं इनएफेबल, ठीक है ना। एफेबल मतलब वही प्रिय होता है, इनएफेबल मतलब इतना ज्यादा प्रिय कि आपके पास वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं, इतना सुंदर है वो, ठीक है ना। सुंदरता के लिए आ सकता है, महानता के लिए आ सकता है, क्वालिटी के लिए आ सकता है, किसी के लिए भी। अच्छा, अनइंटेलिजिबल और एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है नॉट अंडरस्टैंडेबल, समझ ना सको आप उसको, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना, समझ ना सकें आप। अनएक्सप्लिकेबल, ये भी अनएक्सप्लिकेबल भी होता है, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ हो कि ना समझ में आए, पढ़ा नहीं जा सकता, समझ में नहीं आ सकता। अनएक्सप्लिकेबल भी यही है, नॉट अंडरस्टैंडेबल, जिसको आप समझ नहीं सकते, नॉट अंडरस्टैंडेबल। ये दोनों ऐसी चीजों के लिए आते हैं। और वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए ऑप्शन आपको आई एम श्योर एक दिख रहा होगा, गेस करिए ऑप्शन। हाँ, चाहिए नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल मतलब आप वो पढ़ा था ना, एक्सप्लिकेबल मतलब होना, मतलब अपने आप को खुद ही बोल कर बता देना, अपने बारे में खुद बता देना। इसको अगर आप नॉट स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब होता है कहने लायक, कहा ना जा सके, जिसको जिसको कहा ना जा सके। अकथनीय जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वो आप समझ लो इसका मतलब होता है अकथनीय, जिसको आप कथन में नहीं कह सकते। और ये जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अनएफेबल का सही आंसर तो ये होगा इनएक्सप्रेसिबल। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं मतलब वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, वर्णन नहीं कर सकते। ये वर्णन जिसका नहीं किया जा सकता। और ये अनइंटेलिजिबल भी मतलब होता है जो समझ से परे हो,
मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें, ये वो है जो समझ में ही नहीं आ रही है, ये वो है जो अच्छी तो बहुत है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास वो सही शब्द नहीं है, वो होता है अनएक्सप्रेसिबल या इनएफेबल। और ये जो समझ से परे हो उसके लिए आता है, ठीक ना। एलिजिबल वर्ड आता है अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सभी। हाँ एलिजिबल, अब एलिजिबल थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप समझो सभी में, तो अब मैं देखो क्लियरली आपको बताऊं, अनइंटेलिजिबल जो समझ से परे हो, मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। इन ये जो वर्ड होता है ये अंडरस्टैंडेबल इसलिए होता है क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इसको ऐसे समझ लो, ये अस्पष्ट है, मतलब नॉट क्लियर है, नॉट क्लियर, इसलिए आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। और ये कहा नहीं जा सकता, उसलिए मतलब जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कहा ही नहीं जा सकता जिसके बारे में, उसके लिए आता है अनएक्सप्लिकेबल, अकथनीय, ठीक है ना। वर्णन करने की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट डिस्क्राइब करने की, ये डिस्क्राइब करने से रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे चूंकि ये डिस्क्राइब से रिलेटेड है इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा इनएक्सप्रेसिबल। वॉइस का क्वेश्चन एक और पैसिव वॉइस में बनाना है, और हु का क्वेश्चन दिया है सभी में, देखो बाय हुम दिया हुआ है आपको, बस ये विल है, विल के बाद आती है वर्ब की बेस फॉर्म, तो यहां भी ध्यान रखना बी आएगा और बेस फॉर्म में, मतलब बी को ही यूज करेंगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये कॉम्बिनेशन अगर आप ढूंढ लोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। विल दिया है तो देखो एक चीज और ध्यान से, विल आई शैल, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले जाना चाहिए था, तो यहां नहीं गई है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आई विल यहां भी गलत है, वुड होना नहीं है, बाय हूं वुड आई बी हेल्प नहीं, विल को वुड करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में नहीं करते। तो एक्टिव पैसिव में हालांकि आई के साथ शैल यूज होता है, लेकिन विल का इस्तेमाल भी हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्या पूछा गया है, अ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अंडरलाइन। अच्छा, सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट अंडरलाइन किया है, यहाँ पूरा सेंटेंस ही अंडरलाइन कर दिया गया है, और पूछ रहे हैं कि इसमें कोई एरर है तो उसको इंप्रूव करिए, कोई गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन हो सकता है। अब क्या सेंटेंस दिया है, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, ओके, फॉर वॉन्ड इज फोर आर्म, बिफोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड एंड नो इम्प्रूवमेंट। अब इसको अगर आपने फ्रेज पहले सुना है तब तो बड़ा आसान है आपके लिए, नहीं सुना है तो फिर कंफ्यूजिंग है। गेस करिए सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से बताइए, और जो भी आपको लगता हो सही या गलत ऑप्शन, कोई कंपल्शन नहीं है, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हो इसमें से वो आप बता सकते हो। हाँ, ये कोटेशन एक है, एक स्टेटमेंट है जिसका मीनिंग मैं आपको बता दूं कि फोर वॉर्न का मतलब होता है अगर पहले से सावधान होना, फोर वॉर्न मतलब जिसको वार्निंग पहले ही दे दी जाए, पहले से सावधान कर दिया जाए, पहले से सावधान, इज फोर आर्म्ड वो पहले से तैयार हो जाता है, पहले से सावधान होने वाला पहले से तैयार रहता है। अब तैयार किस चीज के लिए, सिचुएशन से लड़ने के लिए, बुरी कंडीशंस को फेस करने के लिए, ऐसा कुछ फील यहां पे सेंटेंस का इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। और सही फ्रेज जो होता है ना वो एक्चुअली यही होता है जो दिया हुआ है, मतलब करेक्ट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये जो दिया हुआ पार्ट है वो बिल्कुल सही है ऑलरेडी, ठीक है ना, याद रखना इसको, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग का क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, मतलब एक स्पेलिंग है जो सही है बाकी सब गलत है। अब मिसलिनियस ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, आई एम श्योर कहीं ना कहीं फिर आपको मिल सकता है। मिसलिनियस में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, जो स्पेलिंग बनाई गई है उनको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। एक मिस होता है और वो भी डबल एस नहीं, सिंगल एस, और दूसरा इसमें सेल होता है, मिस सेल, फिर आता है
एन ये भी इसमें आता है, और लास्ट में EOUS होता है। अब आप मिला के जरा बता दो कौन सा सही आंसर होना चाहिए। मिसलेनियस, देखो मिस होता है तो MIC नहीं होगा, ये हटा दो। मिस CELL होता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ मिस है, सी गायब है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिस सेल एन EOUS मिसलेनियस, ये होता है। मिस आता है इसमें, एक सेल आता है, ठीक है ना, मिस सेल, फिर एन लगाकर EOUS मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब होता है मिला जुला, मिलावटी, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग तरह की चीजें मिक्स होती हैं, उसको मिसलेनियस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 4 वर्ड्स आर गिवन, 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फिर स्पेल्ड का। और वैक्यूम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जानते हैं अक्सर ये होता है कि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो ना कि वैक्यूम की सही स्पेलिंग बता दो, जनरली स्टूडेंट आपको गलत ही बताएंगे, क्योंकि हमें सुनने के हिसाब से जो स्पेलिंग सही लगती है ना, वो शायद आपको भी ये लग रही होगी, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वैक्यूम की स्पेलिंग में सी सिंगल आता है और यू डबल आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी कि जब मुझसे भी, जब मैं स्टूडेंट था, पूछा जाता था, तो मैंने भी ये स्पेलिंग गलत करी थी। ये होता है, सबके साथ होता है। तो अगर आपके साथ भी हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, सबके साथ हो सकता है। वैक्यूम में सी सिंगल होता है, यू डबल आता है। करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 2 होता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उस जगह के लिए। अंतरिक्ष में जैसे वैक्यूम है ना, वहाँ हवा भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग गेस करना है। एलिगेंस का, एलिगेंस का मतलब होता है ग्रेसफुल, ये बहुत बेहतरीन वर्ड है। ग्रेसफुल मतलब सम्मानजनक तरीके से। अब विहिमेंस है, फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस तो खुशबू के लिए आता है, मतलब सुगंध के लिए, फूलों की स्पेशली जो सुगंध होती। ग्रेसलेस, देखो ये ग्रेसफुल है, ये ग्रेसलेस है ना, तो ऑप्शंस तो समझ में आ रहे हैं। हाँ, और ये है ऑस्टेंटेशियस, और ये है वर्ड आपका विहिमेंस। अब सही आंसर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्ड वाला है, ये सही भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाकी वर्ड जो नहीं आ रहे हैं उनका भी मीनिंग समझ में आ जाए, तो वो भी बड़ा जरूरी है पता होना। अब अगर आप गेस कर पा रहे हो इनमें से कोई वर्ड, तो अगर गेस कर पा रहे हो तो बता दो, और वरना मैं तो ऑब्वियसली बता ही दूंगा आपको। अभी बताइए कोई भी वर्ड अगर इनमें से अगर आप गेस कर पा रहे हो, ऑस्टेंटेशियस या विहिमेंस। अच्छा, नहीं भी अगर गेस कर पा रहे हैं तो विहिमेंस का मतलब तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा जोश वाला वर्ड होता है, मतलब एंथुजियाज्म, एनर्जेटिक, ठीक है ना, उत्साह वाला। उत्साह अगर है तो विहिमेंस है, वो एनर्जेटिक है। और ये जो ऑस्टेंटेशियस होता है, ऑस्टेंटेशियस क्या होता है, तड़क भड़क वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें दिखावा, शो ऑफ वाली जो चीज़ें होती हैं, एकदम तड़क भड़क वाली चीज़ें। देखा होगा आपने कुछ लोगों को अपनी कार वगैरह को ऐसा मॉडिफाई करवाते हैं कि उसमें शो ऑफ ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा तेज़ आवाज़ वाला म्यूज़िक सिस्टम उसमें लगा दिए हैं, उसमें पेंटिंग ऐसी कर दी है, डिज़ाइन ऐसी बना दी है कि बड़ा शो ऑफ हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस। तो ये शो ऑफ के लिए आता है, ग्रेस सम्मान के लिए आता है। ग्रेसलेस मतलब जिसमें कोई रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है ना, जो सही ना हो, जिसका सम्मान नहीं कर सकते आप, उसके लिए ग्रेसलेस। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ 4 अल्टरनेटिव्स में बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग पूछा गया, इसका मतलब वो भी ईडियम एंड फ्रेज का, और ये इतना बेहतरीन फ्रेज है ना, आई एम श्योर ज़्यादातर ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनमें भी ये वर्ड आपको नहीं मिलता है। अ जेंटलमैन एट लार्ज, जेंटलमैन समझ में आता है, एट लार्ज नहीं समझ में आता। तो एट लार्ज का मतलब होता है, यहाँ पर जो सेंस निकलता है, देखो ऑप्शन देखो, अ मैन इन द क्राउड, क्राउड भीड़ में कोई आदमी। अ मैन विदाउट अ जॉब, एक ऐसा आदमी जिसके पास जॉब नहीं है। अ मैन हु रन्स अराउंड, जो इधर उधर भागता रहता है। एंड हु इज जेनरस, जेनरस मतलब होता है बहुत काइंड, बहुत दयालु है। अब इनमें से अगर आप देखो, एट लार्ज का मतलब होता है जेंटलमैन, मतलब सभ्य आदमी है, लेकिन वो एट लार्ज मतलब इधर उधर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, सभ्य इंसान जिसके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी की तलाश कर रहा है, उसके लिए आता है अ जेंटलमैन एट लार्ज। तो 13 का ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं। बेस्ट एक्सप्रेसिव फिर से ईडियम एंड फ्रेज का, एंड ये है द सीमी साइड।
सीमी साइड है, क्रीमी साइड नहीं है, ध्यान रखना। सीमी साइड अगर आप किसी चीज का देखते हैं तो इसका मतलब होता है उसका बैड साइड, मतलब बुरा रूप उसका, मतलब कोई पर्सन बहुत अच्छा है लेकिन उसका एक दूसरा भी पहलू है, और उस पहलू को बोला जाता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, और अनप्लीजेंट का मतलब ही होता है बैड। तो करेक्ट राइट साइड इसका एंटोनिम हो जाएगा। विजिबल एस्पेक्ट मतलब दिखाई पड़ने वाला, नहीं दिखाई पड़ने वाला नहीं, छुपा हुआ पहलू। होता है ना कुछ लोग बन के बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी होता है। स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए वर्ड बहुत यूज किया जाता है। सीमी साइड मतलब होता है उसका बैड साइड, मतलब बुरा उसका जो रूप होता है, एक अपोजिट फीलिंग स्वरूप जो होता है वो। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ समथिंग ये भी नहीं होता ऑब्वियसली। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट। Now, question number 15. In the following questions, sentences are given with blank. एक blank दिया हुआ है. With the amount of conflict in the world. मतलब conflict का मतलब होता है झगड़ा। जितना झगड़ा है इस संसार में ना, उसकी वजह से अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होना ही होना है इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। अब होना ही होना है मतलब जो चीज़ फिक्स है, डिटरमाइंड है, निश्चित है, उसके लिए ऑप्शन पूछ रहे हैं। पहला है इमिनेट, दूसरा है इमिनेंट, तीसरा इमिनेंट और चौथा है इमिनेंट। अब आप देखो इनमें से सही ऑप्शन, कितने बेहतरीन वर्ड यूज़ किए गए यहाँ पर। डिसाइड करिए सही आंसर, जो भी आपको लगता हो इनमें से सही आंसर होना चाहिए। जो भी आपको लगता हो, ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जो आपको पता होंगे तभी आप इसको कर पाओगे। बताइए। अब देखो कोई भी चीज जो फिक्स होती है ना, उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है, यहाँ पे आप समझ लो इसका मतलब है अटल, होना ही होना है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता। ये वाला जो एमिनेंट होता है ना, ये आता है बहुत फेमस होने के लिए, बहुत विख्यात, पॉपुलर। पॉपुलर है, विख्यात है। ये वाला इमिनेट जो आता है ना, इसका मतलब होता है बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना, इसके लिए आता है। एंड इमिनेंट, ये जो वर्ड आता है इमिनेंट, इसका मतलब अगर पता हो तो बताइए। इसका मतलब होता है निकालना, इसका मतलब होता है निकलना। इमिनेंट का मतलब होता है निकलना, एक निकालने के लिए, एक निकलने के लिए। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स याद रखना, ये सभी वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इमिनेंट। नेक्स्ट फिर से एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, और आई थिंक यही फिल इन द ब्लैंक का ही क्वेश्चन पूछा, 4 सजेस्टेड वर्ड, करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक। क्या पूछ रहे हैं? द रिलेशन बिटवीन द इंडियन पीएम एंड द यूएस प्रेसिडेंट इज परफेक्टली, जो रिलेशन है वो कैसा है दो प्रेसिडेंट्स के बीच में, मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, दो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस के बीच की बात कर रहे हैं। एक्सीलेंट है, स्मूथ है, इन्फॉर्म्ड है, कॉर्डियल। कॉर्डियल वर्ड बहुत अच्छा है। कॉर्डियल का मतलब होता है मतलब दिल से जो जुड़ाव होता है किसी का, रिस्पेक्टफुल जो जुड़ाव होता है उसके लिए, रिस्पेक्टेबली। तो कॉर्डियल ही सही आंसर होगा। परफेक्टली इन्फॉर्म्ड तो नहीं होगा। परफेक्टली स्मूथ, स्मूथ जनरली आता है सरफेस वगैरह के लिए, है ना, सरफेस वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मूथ वर्ड आता है। एंड एक्सीलेंट ये आता है रिलेशनशिप के लिए नहीं आता है। एक्सीलेंट आता है किसी टास्क वगैरह को करने के लिए, किसी एक्शन को करने के लिए आता है, इनके लिए यूज होता है ये वर्ड। ठीक है ना, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो कॉर्डियल होगा। कॉर्डियल का मतलब होता है बहुत, मतलब रिस्पेक्टेबल, आप समझ लो इसको एक तरह से। रिस्पेक्टेबल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, ये होगा कॉर्डियल।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। फिर से देखो, फर्स्ट एंड सिक्स सेंटेंस दिया हुआ है, PQRS रीअरेंज करवा रहे हैं, इसका मतलब रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। और थोड़ा सा मैं ऑप्शन ऊपर कर देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना। क्या लिखा है? प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर गोइंग अप। प्राइसेस जो हैं फूड प्रोडक्ट्स के वो ऊपर जा रहे हैं। 7 स्ट्रेट वीक्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस हैव बर्न्ड होल्स इन कॉमन मैन्स पॉकेट। ये एक फ्रेज है, बर्न होल इन पॉकेट का मतलब होता है, मतलब जेब खर्चा करवा देना, पैसे बिल्कुल झाड़ लेना, एकदम बिल्कुल खर्च हो जाना पैसे। बट इट रूल्ड आउट एनी ब्लाइंड कंट्रोल टू रेन इन द इंक्रीजिंग रेन। रेन का मतलब यहाँ पे कंट्रोल ही है, लगाम लगाना। लगाम लगाना इस सेंस में यूज होता है। होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी टच्ड ओवर अ 3 ईयर हाई। मतलब होलसेल प्राइस का बेस्ड इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, उसने क्या टच कर लिया? ऑलरेडी टच्ड ओवर अ 3 ईयर हाई, मतलब 3 साल का सबसे ऊंचा जो दर होता है वो। द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड दैट कंटेनिंग इन्फ्लेशन वुड बी अ मोर डिफिकल्ट टास्क। कंटेनिंग इन्फ्लेशन वुड बी अ मोर डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक्सेप्टेड के सेंस में आता है। दिस में हर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिफॉर्म। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म को हर्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पेयरिंग अगर आप ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा ये रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व होना है। तो सबसे पहला काम तो यही कर लीजिए, लिंक ढूंढना शुरू करिए जरा, देखिए क्या क्या लिंक यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या होना चाहिए सही आंसर? गेस करिएगा फटाफट जल्दी से। ऑप्शंस आप देखो तो या तो एस से शुरू होगा, या पी से शुरू होगा, या आर से शुरू होगा। SPR 3 जगह से शुरू हो सकता है। फूड प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर गोइंग अप, 7 straight weeks of rising burn hole in common man's pocket, but it ruled out any blind control. क्यू से तो शुरू ही नहीं है तो हटा ही दो। होलसेल प्राइस हैज ऑलरेडी टच्ड ओवर अ 3 ईयर हाई, आर ओके। द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड दैट कंटेनिंग इन्फ्लेशन वुड बी मोर डिफिकल्ट टास्क, ओके। अच्छा, पेयर अगर आप ढूंढो तो आपको जो पेयर मिलेगा, अच्छा लास्ट सेंटेंस भी यहां से ढूंढना आसान है, बट इट रूल्ड आउट एनी ब्लाइंड कंट्रोल टू रेन द इंक्रीजिंग रेट्स, है ना। इट रूल्ड आउट एनी, कोई कंट्रोल नहीं होने वाला है। एंड दिस में हर्ट, ये जो आया है ना, दिस में हर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिफॉर्म, ये आना चाहिए, इस क्यू से रिलेटेड होना चाहिए। क्यू वाले को बोल रहे कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए दिस में हर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिफॉर्म। अब क्यू अगर लास्ट में रखें तब तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बार अगर हम जस्टिफाई करें तो देख लो, प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर गोइंग अप, 7 स्ट्रेट वीक्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस हैव बर्न होल इन कॉमन मैन्स पॉकेट, ठीक है, पी हो सकता है। फिर आर, होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी टच्ड ओवर अ 3, हाँ 7 वीक्स की बात यहाँ कर रहे हैं, 3 ईयर्स की बात यहाँ कर रहे हैं, पी और आर हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल होने वाला है। और फिर रूल्ड आउट एनी ब्लाइंड कंट्रोल टू रेन द इंक्रीजिंग रेट्स, बट इट रूल्ड आउट कंटेनिंग इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब इस बात से बिल्कुल मना कर पा रहे हैं कि ब्लाइंड कंट्रोल होने वाला, कोई कंट्रोल होने वाला नहीं उसके ऊपर। और दिस में हर्ट, तो ये ऑप्शन जो हो सकता है वो सही हो सकता है, इसलिए क्योंकि क्यू को हम लास्ट में रख सकते हैं, पी वाला देखो लास्ट में नहीं हो सकता। 7 स्ट्रेट वीक राइजिंग प्राइसेस हैव बर्न्ड, ठीक है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट दिया, वैसे भी दिस इसके लिए नहीं आ सकता, तो पी वाला लास्ट में, ये वाला हो नहीं सकता, हटा दीजिए। एस और पी यहाँ भी लास्ट में दिया है, वो भी नहीं हो सकता। एस वाला, द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड कंट्री वुड बी अ मोर डिफिकल्ट टास्क, दिस में हर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिफॉर्म, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट इसके बारे में बता दीजिए क्या होना चाहिए सही आंसर। गेस करिएगा। 18 में क्या बोल रहे हैं? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एस्पियोनेज बहुत बेहतरीन वर्ड,
अब ये हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म मतलब होता है किसी को सम्मोहित करना, सम्मोहित करना। स्पाइंग होता है जासूसी करना, ये जासूसी करने के लिए आ गया। परसेप्शन मतलब होता है नजरिया, और ये डिटेंट, ये वर्ड अगर पता हो, डिटेंट का मतलब, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है और डेफिनेटली थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आई एम श्योर डिटेंट वर्ड, इस तरह का वर्ड आपने शायद जल्दी यूज भी नहीं किया होगा। डिटेंट को कहीं ना शांति से रिलेट करते हैं, पीस से, मतलब मेंटेन करना, पीस को, शांति बनाए रखना, उसके लिए आता है डिटेंट। अब एस्पियोनेज का मतलब ही होता है जासूसी करना, किसी के बारे में छानबीन करना, खोजबीन करना। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेसिस चूंकि पूछा है सिनोनिम, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइंग, जासूसी करना, मतलब खोज करना, किसी चीज की पे नजर रखना, इसके लिए आता है एस्पियोनेज, जासूसी करने के लिए ही आता है। एस्पियोनेज छानबीन करने के लिए, तहकीकात करने के लिए, उसके लिए आता है एस्पियोनेज। 19 में पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच, ओके, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी सेंटेंस दिया हुआ है। अब मजा आएगी, देखते हैं किसको कितना याद है चीजें। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से क्या बोला? व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट, इन्फॉर्म द स्टूडेंट तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं पहले ही। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, यहां भी हो गया, ठीक है। अच्छा, सभी में देखो यहाँ प्रीवियस डे दिया हुआ है, अब चूंकि यस्टरडे था तो प्रीवियस डे में बदलता है, प्रीवियस डे में बदलता है, यहाँ नेक्स्ट डे बदलता है, ये तो खत्म, गलत ही है। प्रीवियस डे यहाँ भी, तो यहाँ से भी हेल्प नहीं मिली। थर्ड वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। अच्छा, वर यू एब्सेंट, ये वर दिया हुआ है सेंटेंस हमें पास्ट के इनडेफिनिट में, और जब यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में होता है तो ये वाला सेंटेंस और पास्ट में जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट को जब और पास्ट में ले जाते हैं तो वो टेंस बनता है पास्ट का परफेक्ट टेंस, और पास्ट का परफेक्ट है इसका मतलब, अच्छा हैड यहाँ भी दे दिया, हैड यहाँ भी है, हैड यहाँ भी है, बहुत बढ़िया बेटा, तो और ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो वाई है, ये जो वाई, यहाँ पे ये वाई क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये वाई वर्ड यहाँ कंजंक्शन का काम करता है, ये वाई यहाँ भी कंजंक्शन है। और एक रूल मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाया था, और वो रूल ये था कि कंजंक्शन के बाद ना सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट। अब अगर कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आनी चाहिए, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वाई हैड बिन, ही बिन यहाँ पे दे दिया है, और वाई ही हैड बिन, आप देखो यहाँ भी हैड पहले दे दिया है सब्जेक्ट से, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन जो बचता है वो फोर्थ वाला बचता है। The teacher asked the student why he had been absent the previous day. 4 should be the correct answer. अच्छा, 20th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछ रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड किया गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए। इसमें पूछ रहे हैं आई रिकॉल यू टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द 7 विचेस बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर और व्हेन। ओके, और देख लो यहाँ पे जिस पार्ट में एरर होगी, जैसे ए में अगर एरर है तो ए सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला नहीं है। यहाँ पे अगर बी में एरर होगी तो बी फोर्थ वाला है, सेकंड वाला नहीं है। ये चीजें ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अच्छा, अभी सही आंसर देखोगे तो आई रिकॉल यू टेलिंग मी, देखो यू आया है, यू ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है ना। और किसी नाउन प्रोनाउन के साथ अगर कोई वर्ब आप यूज करते हो, वर्ब, तो इसके साथ रूल ये कि आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं जेरंड।
और कभी भी आप ऐसा नहीं बोलते हो मी पेन या आई पेन, ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलते क्या है माई पेन, क्योंकि पेन एक नाउन है और किसी नाउन के साथ दूसरा नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो पजेसिव फॉर्म में आता है, और जेरंड भी एक तरह का नाउन ही होता है। जेरंड भी एक तरह का ना नाउन होता है। तो अगर ये टेलिंग वर्ड नाउन मान लें तो यू यहां पर गलत है, यहां यू नहीं होगा। आई रिकॉल योर टेलिंग मी, आपका मुझे बताना, ठीक है ना, आपका बयान करना, आपका सुनाना, ठीक है ना, योर टेलिंग होना चाहिए, यानी ए वाले पार्ट में एरर है और ए वाला पार्ट यहां दिया हुआ है, तो सेकेंड पार्ट में एरर है। पोजीशन वाले वर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म के साथ पोजीशन वाला नाउन या प्रोनाउन, ये रूल यहां पे चलता है, ये जेरंड वाले चैप्टर से है। एंड नाउ अब जो क्वेश्चन आता है 21 से 25 वो आता है पैसेज का, जिसमें आपको ब्लैंक दिए हैं, इसका मतलब ये क्लोज टेस्ट का पोर्शन है। अब क्लोज टेस्ट के पोर्शन में यहाँ क्या दिया है, पूरा का पूरा पहले पैसेज दिया है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शंस पे दिया जाते हैं। वॉर एंड पीस, एन एपिक हिस्टोरिकल नॉवेल बाय लियो टॉल्स्टॉय वॉज ब्लैंक लिखा है पब्लिश्ड एज, अच्छा, वोएना आइमिर इन 1865-69 के बीच में। दिस panoramic study of early 19th century Russian society noted for its, जाना जाता है इसको किसके लिए, its of realistic detail and variety of psychological analysis is generally regarded as one of the world's greatest novel। War and Peace को वर्ल्ड का greatest novel बोला जाता है क्योंकि इसमें psychological analysis जो किया गया है ना, वो उसकी डिटेल्स बहुत रियलिस्टिक हैं, ठीक है ना। वॉर एंड पीस इज प्राइमरली कंसर्न विद द हिस्ट्रीज ऑफ 5 एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, द मेंबर्स ऑफ विच आर ब्लैंक लिखा है अगेंस्ट द विविड बैकग्राउंड ऑफ रशियन सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट नेपोलियन। नेपोलियन के अगेंस्ट जो वॉर हुई थी उसमें उनके बैकग्राउंड, विविड बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट किया गया है। द थीम ऑफ वॉर हाउएवर इज ब्लैंक लिखा है टू द स्टोरी ऑफ फैमिली एग्जिस्टेंस, फैमिली एग्जिस्टेंस की स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है, विच इन्वॉल्व्स टॉलस्टॉयज ऑप्टिमिस्टिक बिलीव, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव बिलीव इन द लाइफ असर्टिंग ब्लैंक लिखा है ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है, बट टेंशन नहीं लेना, ब्लैंक के आसपास वाले वर्ड्स जो है ना वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। देखते हैं, फटाफट ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं और आप भी गेस कर सकते हो अपने ऑप्शंस को, यहाँ पे मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ इन ऑप्शंस को, फटाफट बताइए जल्दी से। जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा हो, सेंटेंस पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा, जो भी आपको लगे पहले जरूर मेंशन करना। War and Peace, an epic historical novel by the Leo Tolstoy, was published, basically published, willfully published, faithfully published, originally published। बेसिकली देखो, willfully तो नहीं होगा, इच्छा के हिसाब से नहीं, फेथफुली भी नहीं होगा, बेसिकली ओरिजिनली में एक हो सकता है। बेसिकली पब्लिश नहीं, पब्लिश बेसिकली नहीं करते, पब्लिक ओरिजिनली करते हैं, मतलब शुरुआत इसकी सच में कब पब्लिश हुई थी, एक्चुअल में कब पब्लिश हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं, तो ओरिजिनली आना चाहिए सही आंसर। दिस पैनोरामिक स्टडी ऑफ अर्ली 19th century रशियन सोसाइटी नोटेड फॉर इट्स ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, रियलिस्टिक डिटेल्स के लिए इसको जाना जाता है, नोटेड फॉर इट्स वेरासिटी, एनर्जी, एनर्जी तो नहीं है डिटेल्स के लिए, सूटेबिलिटी हो सकता है, सूटेबिलिटी यहाँ पे सूटेबल होना मतलब उचित होना, ये हो सकता है, सूटेबिलिटी तो हो सकता है। अच्छा, वेरासिटी और मास्टरी, मास्टरी मतलब पता है परफेक्शन की बात करते हैं, वेरासिटी का मतलब होता है वेरासिटी वर्ड आता है सच्चाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज की जो रियलिटी है, रियलिटी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल्स नहीं, रियलिटी रियलिस्टिक डिटेल्स के साथ तो नहीं, ये यहां से खत्म हो जाएगा। सूटेबिलिटी और मास्टरी में से एक आता है, रियलिस्टिक डिटेल्स को मास्टर किया गया है, ये ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पर, फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, वॉर एंड पीस इज प्राइमरली कंसर्न विद द हिस्ट्रीज ऑफ 5 एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, द मेंबर ऑफ विच आर अगेंस्ट, आर पोर्ट्रेड, डिस्प्लेड, ट्रीटेड, बेस्ड। अब बताइए, गेस करिए, फैमिली मेंबर्स जो हैं इसके वो बेस्ड हैं,
पोर्ट्रेड हैं। क्या लग रहा है सही आंसर? पोर्ट्रे करना मतलब उनको एक रिप्रेजेंट करना। देखो डिस्प्ले मतलब होता है शो करना, और वो भी दिखाकर, दिखाना। और पोर्ट्रे यहाँ पर, पोर्ट्रे मतलब उनको डिस्क्राइब किया गया है, ट्रीट तो नहीं किया गया। बेस्ड आर बेस्ड अगेंस्ट, नहीं, बेस्ड ऑन होता तो हो सकता था, अगेंस्ट नहीं होता। पोर्ट्रेड हो जाएगा। पोर्ट्रेड मतलब होता है उनको दर्शाना, दिखाना नहीं। दिखाना आप जैसे विंडो वगैरह में कोई चीज़ रखते हैं, काउंटर में रखते हैं, शॉप में जो चीज़ें रखी जाती हैं वो डिस्प्ले में होती हैं, ठीक है ना। लेकिन पोर्ट्रे मतलब दर्शाना, उसके बारे में बताना, वर्णन करना। तो प्ले वगैरह में कोई चीज़ लिखी जाती है, ड्राइंग में कोई चीज़ होती है, तो वो पोर्ट्रे होता है। अच्छा, द थीम ऑफ वॉर हाउएवर इज inordinate, subordinate, audacious, judicious to the story of family existence. यस करिए, क्या लग रहा है सही आंसर? यस करिए, यस करिए। द थीम ऑफ वॉर हाउएवर इज, जुडिशियस तो मतलब होता है सेंसिबल, ये सेंसिबल के लिए आता है। ऑडेशियस मतलब बोल्ड, ब्रेव के लिए आता है। इनऑर्डिनेट मतलब होता है नॉट मैचिंग, डिफरेंट, इनऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब होता है सपोर्टिंग। और थीम की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, कि इसकी जो थीम है वो सपोर्ट करती है इस चीज को, सपोर्ट करने की बात करते हैं यहां पर, याद रखना। इनऑर्डिनेट, देखो ऑर्डिनरी से अगर आप रिलेट कर पाओ, ऑर्डिनेट को तो सामान्य, ऑर्डिनरी होता है ना सामान्य होना, तो इनऑर्डिनेट असामान्य, ये समझ लो, मतलब जो कॉमन नहीं होता उसके लिए। और लास्ट की बात करें, विच इन्वॉल्व्स टॉलस्टॉय ऑप्टिमिस्टिक बिलीव इन द लाइफ असर्टिंग एप्रोप्रिएशन, उचित, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सूटेबिलिटी, लाइफ असर्टिंग एग्जिस्टेंस को पैटर्न, डॉगमा, पैटर्न वर्ड आई थिंक बेटर है यहाँ पर। हाँ, वर्ड देखो अच्छे यूज किए गए हैं यहाँ पर। देखो डॉगमेटिक होता है ना, इसको आप बोल सकते हो कट्टरता। डॉगमेटिक, डॉगमा से वर्ड आता है, इसको कट्टर बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब उचित होता है। सूटेबिलिटी भी मतलब होता है सूट करने वाला, मतलब हेल्प करने वाला, ये समझ लो, ठीक है ना। पैटर्न ही आई थिंक सही ऑप्शन यहां पर बनता है, तो आई थिंक फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, सुटेबल, हेल्पफुल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो पैटर्न, लाइफ असर्टिंग पैटर्न ही होता है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक पैटर्न मतलब एक तरीका, ठीक है ना, वे को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली इनकी, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज हुए हैं आज, थोड़ा सा इनको रिवाइज करिएगा। रिवाइज करेंगे तभी आपको ये वर्ड याद भी रहेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी जल्दी गायब भी हो जाएंगे, ठीक है ना। हेल्पफुल होंगी चीज़ें, ज्वाइन कर लीजिएगा बैच ऑब्वियसली, अगर आप चाहते हो चीज़ें डिटेल में सीखना। कंटिन्यू रखेंगे इस सेगमेंट को हम लोग आगे भी। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।